बैनुल-अक़वामी मंज़रनामे पे भी डालते हैं नज़र। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ सख्त धमकियां खित्ते की सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना रही हैं और बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। ईरान का जवाब भी कम सख्त नहीं है सर। एब्सोल्युटली वाज़ेह अल्फाज में ये कहा गया है कि अगर जारियत जारी रही तो पूरा खित्ता अमेरिका और इसराइल के लिए दोज़ख बन सकता है। और अगर मतलब असल ख़तरा जो है वो अब सिर्फ जंग नहीं है बल्कि इसके असरात भी नज़र आ रहे हैं हमें सामने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस किस्म की ट्वीट एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने की है, उसके बाद जब आप फुट ऑन ग्राउंड करने की बातें कर रहे थे, ऐसे में आपके जहाज़ को जो है हमला किया गया, फिर आपको अपने ही जो है वो एक पायलट को बचाने की कोशिश करनी पड़ी। एंड मीनवाइल द वे आपको ये एक बहुत ही डेंजरस ऑपरेशन कंडक्ट करना पड़ा, ये आपके लिए भी बहुत ही मुश्किल था। और इससे एक दफ़ा फिर से ये जाहिर हो गया कि आप पता नहीं ईरान के बारे में क्या अमेरिका सोच रहा था कि कितनी जल्दी उनको मार तरने वाला दे देंगे, लेकिन एक्चुअली येस, इट डिडंट रियली हैपन टू बी अ तरना वाला फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन अब जब ये ट्रंप ने धमकी दी है कि जी मंगल यानी कल के दिन की धमकी कल दी है आज अगर कोई कि बात बन जाती है जी वरना कल से। हाँ आज एक तो बात ये है कि पहले वो धमकी देते कि मैं ये कर दूंगा, फिर एक घंटे बाद ये कहते हैं कि चलें जी मुज़ाकरात कर लेते। तो एक तो इस कंफ्यूजन ने पूरी दुनिया को कंफ्यूज करके रखा हुआ ही है। बट टॉकिंग मिलिटरली कि जब जहाज गिरे हैं और पायलट रेस्क्यू एंड ऑल, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या? वाकई बूट्स इन ग्राउंड्स इन ईरान, देखते हैं क्या होता है। इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है तज्ज़ियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गुड सर। मॉर्निंग सर। यू बीइंग वेटरन एयरबोर्न सोल्जर, आपसे शुरुआत ही हम करना चाहेंगे उस वाक़े की जो कि कोई पिछले 10-20 सालों में तो सोच नहीं सकता था। वो जो ब्लैक हॉक्स डाउन हुए थे इन अफ्रीका, उसके बाद से अमेरिका को गालिबन ये पहली अज़ीमत है जो उठानी पड़ी है कि उनके वॉर प्लेन्स इस तरह डाउन हुए हैं। पहला सवाल मेरा ये कि जो F-15E है, ये किस तरह का जहाज़ है? इसके ये क्या मल्टी रोल पर्पज़ है या क्या है? और इसको गिराना क्या इतना ही आसान है? और अमेरिका का जो क्लेम है कि जी हमने इसको खुद ही कर दिया डाउन और तबाह कर दिया, वो जो भी कह रहे हैं, हुआ क्या सारा कुछ, ज़रा ये बताइए। वालेकुम सलाम। और सादिया और फैसल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये F-15 जहाज़ वन ऑफ द मोस्ट बैटल टेस्टेड जहाज़ है अमेरिका का और बहुत ही कामयाब है। बहुत सारी दुनिया में एयर फोर्सेस इसको उड़ा रही हैं, इंक्लूडिंग सऊदी अरब। जी। इस जहाज़ की मुख्तलिफ वर्जन जो तकरीबन 50 साल से जब से ये सर्विस में है, ये अपग्रेड होता आया है। यानी राइट। क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, इतना कामयाब ऑपरेशन करता है और ये मल्टी रोल फाइटर है। इसका मतलब है ये इंटरसेप्टर भी है। और ये जो ई वर्जन F-15E कह रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर स्ट्राइक वर्जन है। दैट मीन्स ये एयर टू ग्राउंड कोई मिशन आपके ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपने ज़मीन पर ये कोई तबाही करनी होती है, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ब्रिजेस का आप कहना शुरू हैं। F-15 उसके लिए इन द हाई सूटेबल जहाज़ है। ओके। ये लो लेवल ज़्यादा ऑब्वियसली पेनिट्रेट जी। करके स्टेल्थ तो नहीं है, लेकिन इसकी बॉम्ब कैरिंग कैपेसिटी और सर्वाइवेबिलिटी बहुत है। ओके। इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही सेफ है। पूरा जो जब से ये उड़ रहा है कॉम्बैट में हार्डली कभी शूट डाउन नहीं हुआ है। पहली दफ़ा ये अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। राइट। एयर पावर एम्प्लॉयमेंट देखिए बुनियादी तौर पर इफेक्ट क्रिएट करती है। ये जो अभी भी इन्होंने कहा है कि हम ये डिस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे, हम ब्रिजेस करेंगे, ज़ाहिर है एयर से ही करेंगे। जी। ये जो जहाज़ तबाह हो रहे हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, देखिए अमेरिका एयरफोर्स इतनी बड़ी है और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी भी इतनी बड़ी है कि उनको 7, 8, 10, 12 जहाज़ों के तबाह होने से न्यूमेरिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके। हाँ, फ़र्क पड़ता है तो मोरल में फ़र्क पड़ता है। हम्म। होता ये है कि जब इस तरह का जहाज़ शूट हो जाता है तो आपका एक कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। आपका एक एतमाद ख़त्म हो जाता है। वो जो आपके ज़हन में और प्लानिंग के अंदर एक लिबर्टी ऑफ एक्शन होती है कि आप इस तरह जाएँगे, 20, 30, 40 जहाज़ भेजेंगे, 40 के 40 वापस खैरियत से लैंड कर जाएँगे, क्योंकि अमेरिका समझता है कि हमने ईरान के ऊपर एक एयर डोमिनेंस कर ली है, यानी हमारा कंप्लीट कंट्रोल है। जी। और ये मैं नहीं कह रहा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वी हैव कंप्लीट डोमिनेंस ओवर ईरान एयर स्पेस। फिर उनकी जो स्पोक्स पर्सन है व्हाइट हाउस की कैरोलिन, उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली वी कमांड द स्काईज ऑफ ईरान, ये उन्होंने कहा। फिर उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा देयर इज एब्सोल्युटली नो रेजिस्टेंस इन ईरान। तो जब आप एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस आपके ज़हन में होती है तो वो आपका लिबर्टी ऑफ एक्शन एनहांस कर देती है। जब आप इतने पूरे एतमाद होते हैं तो फिर आपको ये पता होता है कि मैं जो भी भेजूंगा वेपन वो वापस खैरियत से आएंगे। लेकिन जब इस या। तरह की इटरेशन होती है तो आपका सिर्फ ना अपना एतमाद बल्कि इफेक्ट होता है, बल्कि उन पायलट्स का ऑब्वियसली जो मिशन करते हैं उनके जहनों में एक वरीसाम एक सिचुएशन ख्याल आता है कि अगर हम जाएंगे तो शायद निशाना बन जाए, वापस ना आए। और अब ये 15 के 2 पायलट मारे गए हैं, जरा इमेजिन करें ह्यूमन साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। नॉट एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट मैं आपको श्योर करा सकता हूँ
हमारी ट्रेनिंग भी बहुत टफ होती है, हमें सर्वाइव किया करना सिखाया जाता है, डेजर्ट जी। सर्वाइवल, स्नो सर्वाइवल, जंगल सर्वाइवल, सी सर्वाइवल, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये ज़रा विजुअलाइज़ करें कि जिस तरह वो पायलट को रेस्क्यू लेट किया गया, शायद ज़ख्मी भी है, तो एक जी। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। एक जो अपना पूरे एतमाद आप होते हैं कि मैं बस गया मिशन करके और वापस आया, वो ख़त्म हो जाता है बिकॉज़ वो राइट, डोमिनेंस ख़त्म कर दी है। और वो राइट। प्लानिंग आपकी कर्टेल आपको फिर करनी पड़ जाती है। मैं अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, जब या आपको पता लगे कि लॉसेस हो रहे हैं, हुँ। ईरान ने कोई ऐसा तरीका कर दिया जिससे वो मार रहे हैं, तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं अपनी प्लानिंग राइट। के अंदर। और ये कोई पेट्रियोटिक लड़ाई तो है नहीं। आई मीन ये इसराइल की जंग है जिसे अमेरिका लड़ रहा है। आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, इससे पहले अफगानिस्तान वॉर से जो मरीन्स वापस आए, जो इससे पहले इराक से वापस आए, दे हैड ट्रॉमास ऑफ ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स बिकॉज दे वर किलिंग किड्स, दे वर किलिंग women, आउट देयर। यहाँ पर भी बच्चियाँ निशाना बन रही हैं, बच्चे निशाने बन रहे हैं, बुजुर्ग निशाना बन रहे हैं। सो आई थिंक उसका भी इफेक्ट होता है व्हेन यू नो दैट यू आर फाइटिंग फॉर राइचस। तो आपको आपका मोरल डाउन नहीं होता है, बट व्हेन यू नो कि आप मासूम लोगों को मार रहे हैं, उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। जी, सादिया, आई टोटली एग्री। और मैं अभी नहीं कह रहा, जब हमारी जंग मई में हुई थी 2025, और मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन अर्ज कर देता हूँ, और मैं अक्सर कहता हूँ कि जब आपकी कॉज जस्टिफाइड होती है तो आपकी वॉर जस्टिफाइड होती है। जब आपकी वॉर जस्टिफाइड होती है तो आपकी परफॉर्मेंस भी जस्टिफाइड होती है। पहली कॉज होती है, आपने उस वजह को जानना होता है कि मैं इन लोगों पर या इन ब्रिजेस पर क्यों या इन बॉम्ब कर डैम्स रहे पर बमबारी क्यों कर रहा हूँ। हैं? अगर मुझे लगे कि मैं मेरे मुल्क की सॉवरेनिटी को खतरा है, मेरे लोगों का, मेरे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल खतरे में इन वजह से है नीचे, तब मुझे बहुत ज़्यादा एक एलिमेंट ऑफ प्राइड होता है। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर एक सिविलियन यूज़ का एक ब्रिज उड़ा देते हैं, तो उसमें कौन-सी बड़ी बात हुई? वो सुपर पावर है, कोई भी ब्रिज उड़ा के वीडियो रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको प्रैक्टिकली समझता हूँ कि ये टैक्टिकल विन है। ओके। अमेरिकन प्रेसिडेंट को स्ट्रेटेजिक विन दिखानी चाहिए। ब्रिजेस से कुछ नहीं होता, ब्रिजेस तो ओके। छोटी से छोटी एयरफोर्स भी कोई तबाह कर देगी जाके। अमेरिकन सुपर पावर है, तो वो एक अपने कंपैटिबल टारगेटिंग करे, कंपैटिबल टारगेट करे, जो भी है, गलत या सही, वो तो ज़ाहिर है अनएथिकल, उनकी जंग ही अनएथिकल है। लेकिन अपनी जंग को साबित करने के लिए अनएथिकल होने के बावजूद बिहेव एथिकल करना चाहिए, टारगेटिंग एथिकल करनी चाहिए। मैं आपको दिलचस्प बात बताता चलूँ जी, जी। कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत एक भी पूरी दुनिया ने साइन किया हुआ है। ब्रिजेस हमें आर भी नेम्ड। पढ़ाया जाता था, जी। इंटरनेशनल लॉ भी, और ये जो एविएशन लॉ भी, उसमें हमें बताया जाता था कि हमने इनोसेंट को, सिविलियंस को, जो मिलिट्री कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे वॉर फाइटिंग के अंदर, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना। या वॉर फाइटिंग एफर्ट जनरेशन के खिलाफ कोई उसके हम नहीं जाते कि जो डायरेक्ट शामिल ना हो, ब्रिजेस उड़ा दें, रोड उड़ा दें, पानी के रिजर्वायर उड़ा दें, बिजली घर उड़ा दें, जस्ट टू पनिश द पीपल। या और वो कोशिश पहले भी नाकाम रही है। इस तरह तो ईरानी लोग और यूनाइटेड होते जा रहे हैं, ईरान के तमाम यस। लोग मिलकर ज़्यादा नापसंद करते हैं अमेरिका की इन हरकतों को। अच्छा, खालिद साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका जो है, इट्स द एज वी आर टॉकिंग, ये 38वां दिन है अब जंग का, जी। 38th डे। तो इनिशियली अमेरिका ने जब शुरू किया इसराइल के साथ, तो उन्होंने क्लेम किया जी हमने ये कर दिया, वो वाला पार्ट ऑफ द वर्ल्ड खुश हो गया। उसके बाद ईरान ने मेरे ख्याल से 100वीं लहर आज भेजेगा, वो 100th लेयर ऑफ इट्स मिसाइल्स। और ईरान ने अब तक जो किया, दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड वो खुश हो गया, चले जी अमेरिका को टक्कर ही टक्कर दे दी है। लेकिन भाई 40 दिन हो चुके हैं, दुनिया की ऑन द होल सिचुएशन टाइट हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। विद दैट, क्या इसका कोई एंड, कोई कोना नज़र आ रहा है? यूएसएस ट्रिपोली में एम्फीबियस मरीन्स भेज के जी आप ऑन द ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड की कोशिश कर रहे हैं, क्या मकासद हासिल करना चाह रहे हैं? डू यू सी एनी एंड टू इट? अ, वो तो एक पॉसिबिलिटी, मुझे नहीं लगता बहुत हैवी कैजुअलिटी होगी। वो डिटेल्ड आंसर है मैं, लेकिन जो आप, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, देखिए अमेरिकन प्रेसिडेंट का खुद भी क्लैरिटी नहीं है। हम डे वन से बातें कर रहे हैं, इतने दिन गुजरने के बावजूद क्लैरिटी क्या है? अगर आप और मैं लिखना बैठे कि कौन से टारगेट है, तो वो शिफ्ट करते रहे। मैं आपको डेट वाइज क्विकली याद करा देता हूँ कि 1 मार्च को, यानी जंग शुरू होने के वेरी नेक्स्ट डे, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा मैं 4 हफ्ते में जंग खत्म करूंगा। वेरी नेक्स्ट डे 2 मार्च को कहा कि जंग 6 हफ्ते चल सकती है और प्रोलॉन्ग भी हो सकती है, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। फिर 19 मार्च को कहा कि अगर मैं चाहूं तो 2 सेकंड में जंग बंद कर सकता हूं। फिर 23 मार्च को स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका था, उन्होंने कहा मैं 48 घंटे देता हूं, वरना मैं इतनी तबाही मचाऊंगा ईरान को, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जी। खोल दे। 19 मार्च को कहा था, आप देखिए आज क्या तारीख हो गई, अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनके जो बयानात होते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो शायद वो साइकोलॉजिकल यूज करते हैं एक वॉरफेयर के तौर पर। वो जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, वही प्रिडिक्टेबिलिटी। तो वो जो कहते हैं वो नहीं करते, और जो कहते हैं वो कहा नहीं होता। तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड उनका ऐसा है, जब तक आप गोल शिफ्टिंग करते रहेंगे,
जब तक आप टारगेटिंग स्ट्रेटजी नहीं एक क्लियर अपनी मिलिट्री को देंगे, मिलिट्री फोर्सेस के लीडर्स को और जनरल्स को फायर करके आप टेम्परेरी तो टाइम बाय कर लेंगे। जी अब अगले जनरल से क्या करें? उनको भी फायर कर देंगे 2 हफ्ते बाद जब नहीं वो ऑब्जेक्टिव होगा। तो इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, मेजरेबल टर्म है। बट अनफॉर्चुनेटली दुनिया को मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई ऐसी ट्रॉफी देनी चाहिए व्हिच शुड लुक लाइक अ विक्ट्री। वो ऐसी चीज़ ढूँढ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन ढूँढ रहे हैं जिसको वो अनाउंस करें। आपने देखा 2 चीज़ों पे, वो रेजिम चेंज भी कहते हैं मैंने करवा दी हुई है। तो रेजिम चेंज तो बाकी आप खुद ब अंदाज़ा लगा लेंगे, उससे सख्त गवर्नमेंट है, उनकी बात नहीं मान रही है, नेगोशिएशन नाकाम हो रही हैं। तो रेजिम चेंज होती और ये अच्छे लोग होते तो आपके साथ कब कॉम्प्रोमाइज़ कर जी। चुके होते। तो आई थिंक लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ पर्पस है बुनियादी तौर पर। ऑल Right. राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।